नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और 22 जुलाई 22 खबर के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में किसानों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि किसान मंडियों में धक्के खा रहे हैं और मंडी भरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार का 72 घंटे में किसानों को पेमेंट करने का वादा भी गलत है। वहीं इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अतीक अहमद की हत्या को लेकर के बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अतीक अहमद व उसके भाई की हत्या को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। ऐसे में यदि उनकी हत्या हुई है तो इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्यपाल मलिक द्वारा उठाए गए पुलवामा हमले पर सवाल को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक राज्यपाल रहे हैं और उनकी बात में दम है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल से पूछताछ को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है, लेकिन वो मजबूती से लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। पूरा हरियाणा परेशान है क्योंकि गेहूं के जो पैरामीटर लगाए हैं तो लोग धक्का खा रहे हैं, खरीद हो नहीं रही। तो ट्रांसपोर्टेशन के ठेके नहीं दिए, बहुत सारी मंडियों में मंडी भरी पड़ी हैं, किसान परेशान हैं। और जो इनका दावा है सरकार के 72 घंटे में पेमेंट होगी, कोई आज भी सारे अखबारों में भरे पड़े हैं कि 72 घंटे क्या 72 कई दिन लगते हैं। किसान परेशान है। 17 लाख एकड़ जो है उसकी रिपोर्ट आई है खराबे की, और गिरदावरी कुल जो है 10% हुई है, 15% हुई है। बाकी अब गेहूं की कटाई होगी, उसके बाद गिरदावरी का क्या मतलब है। तो ये सरकार का जो है तो वो ढीलपना है। टाइम पर गिरदावरी नहीं होगी तो उसको मुआवजा नहीं मिलना, इसका मतलब मुआवजा देने की नीयत नहीं है सरकार की। सारे तथ्य जो है जिस तरह से इस प्रकार से घटनाक्रम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था क्या तो कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। तो कानून का काम है, कोई अगर अपराधी है तो उसको सजा कानून देता है, लेकिन इस तरीके से जो कानून व्यवस्था पूर्णतः अगर चौपट हुई दिखाई दे रही है भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए भाजपा सरकार जवाब दे। वहीं श्रम मंत्री अनूप धानक नारनौद अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने फसल खरीद के इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल खरीद को लेकर के किसानों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अनूप धानक ने इस दौरान फसल उठान को लेकर के अधिकारियों, व्यापारियों और किसानों की 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया, ताकि किसानों को मंडी में फसल उतारने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। धानक ने इस दौरान किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों को भरोसा देते हुए कहा कि गठबंधन सरकार में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। दानक ने कहा कि फसल बिक्री के 48 से 72 घंटे के बीच हर हाल में पेमेंट किसानों के बैंक खातों में पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की गई है। किसानों को खरीदारी में अभी तक मेरे सामने कोई परेशानी किसी को आई नहीं। अब समुचित ढंग से खरीद कर रहे हैं और सभी किसानों को खरीद में कोई समस्या नहीं। सिर्फ ट्रांसपोर्ट की कोई थोड़ी बहुत समस्या है, लिफ्टिंग की, वो भी जल्द दूर कर दी जाए। जो हमारे अधिकारीगण बैठे हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए कि वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा अपने खरीद करके और मंडी के अंदर जो हमारी खरीद हो उसको गोडाउन में पहुंचाने का काम करें, ताकि किसानों को भी और आड़तियों को भी और सरकार को भी कोई नुकसान नहीं। मंडी का यहाँ दौरा किया है और यहाँ आकर के जो भी आड़तियों की कोई समस्या थी, चाहे वो किसानों की समस्या थी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की समस्या थी, चाहे और की समस्या थी, उन समस्याओं को जानने का काम किया है। और उन समस्याओं को हल करवाने के लिए हमारे जो अधिकारीगण, एसडीएम साहब भी, डीएफएससी साहब भी, और भी जो हमारे अन्य जो एजेंसियों के अधिकारी हैं, वो सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो इन समस्याओं का समाधान जल्दी करने का। एसडीएम साहब से अभी और सारे हमारे जो ट्रांसपोर्ट के जो यहाँ ट्रांसपोर्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनसे सभी आपस में बैठ करके एक 7-8 आदमियों की कमेटी बना दी है, जिसमें लगभग 3 के करीब आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, 2 किसान हैं और 3-4 हमारे अधिकारीगण हैं। उनकी कमेटी बना दी गई है। जो ट्रांसपोर्टर है, जो ठेकेदार है, वो सारी गाड़ियाँ उनके हवाले कर देगा और वो क्रम वाइज अपनी गाड़ियों को मंडी में दुकानों के हिसाब से माल उठाने। कैथल मंडी में भी प्रशासन के दावे पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। मंडी प्रशासन के दावों के बावजूद मंडी में फसल का उठान नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है।
कैथल की अनाज मंडी में जिला प्रशासन के दावे बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मौजूद हूँ कैथल की अनाज मंडी में, जहाँ पर किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है, मायूस दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसानों का जो पीला सोना था उसका उठा न होने के कारण किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो कैथल की अनाज मंडी है, किस प्रकार जो बोरिया है, लगभग बात करें 6 लाख से भी ज़्यादा जो गेहूं की बोरिया है, अब तक उसका उठा न होने के कारण किसान का जो रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि किसान मंडी के बाहर बैठने को लेकर ही मजबूर हो चुका है। और जो पीला सोना लेकर किसान मंडी में पहुंचना था, अब वो पीला सोना मंडी में ना आकर जो बाहर गेट पर वहां पर ही जो पीला सोना रखने को किसान मजबूर हो रहा है। ये वो तस्वीरें है जहां पर जो जिला प्रशासन लगातार दावे करता हुआ नहीं थकता था कि अनाज किसानों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये समस्याओं का सामना भी किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि उठा न होने के कारण किसान काफ़ी आहत। आप देखना होगा कि जिला प्रशासन द्वारा जो उठा नहीं कब तक हो पाएगा, या फिर किसान ऐसे ही परेशान दिखाई देगा। कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और इधर फरीदाबाद के अनाज मंडी में इस साल कम अनाज आने की वजह से मजदूरों पर भी इसका असर पड़ा है। मंडी में आने वाले अनाज को साफ करने वाले मजदूर भी अब मंडी परिसर में खाली बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको काम मिलेगा और कब मजदूरी मिलेगी। इस साल बारिश और ओलावृष्टि से करीब 25% गेहूं की फसल खराब हो चुकी है और अनाज मंडी में गेहूं कम पहुंच रहा है, जिसकी वजह से काम नहीं मिल पा रहा है और मजदूरों को भी आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जमींदार के पीछे कोई तो दे जाता है, कोई नहीं भी देता है। और हाँ, 2 भी ट्रॉली, 4 भी, 5 ऐसे आम है। ट्रॉली का हिसाब है वो, तो जितने हमें 2 किलो 2-3 किलो ऐसे दाने मिलते हैं वो लेते हैं। बैठे रहते, सुबह के आते हैं, शाम को जाते हैं, आज करके बैठे रहते हैं कि जमींदार आएगा, कुछ मिलेगा, कुछ हमें हमारा भी बनेगा। अब जैसे ज़्यादा किसान आते हैं तो ज़्यादा मजदूरी बन जाए भाई, अब कि कम आ रही है तो कम बन रही है। ये वजह भैया बारिश की वजह से हो रहा। किसान तो कहते बारिश की वजह से, अभी मालूम हमें नहीं है क्या वजह से भैया, वो तो बताते रहे हम किसान के पीछे। किसान 2-4 आएंगे तो हमारा 10-5 किलो बनी जाएगा, नहीं आए तो एक भी नहीं बनेगा। परेशान है, कोई मंजूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, तो गिर ही नहीं रहा जमींदार का माल, तो हम करें भी क्या। ये पहले 50 किलो खेत में होता था, अब 30 ही मन हो रहा है, तो वो लाएगा कहाँ से, अपना पूर्ति करे कि मंडी में डाले वो। वहीं भिवानी में अजय चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी हैसियत ही क्या है। कांग्रेस और इनेलो से गठबंधन की चर्चा पर अजय चौटाला ने कहा कि जिस कांग्रेस को ओपी चौटाला अछूत कहते थे, आज वो छूत कैसे हो गए। वहीं बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के सवाल पर अजय चौटाला ने कहा कि गठबंधन मजबूती से चल रहा है और पूरे 5 साल तक चलेगा। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं ये बात, और वो किस हैसियत से कह रहे हैं, वो है क्या, मुझे पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह किस हैसियत की चीज़ है और क्या है, और किस हैसियत से वो ये बात कह रहे हैं। ना वो पार्टी के कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, ना वो प्रदेश में कहीं कोई ऑफिस बियरर, MP MLA तो पता नहीं इस देश में कितने हैं कितने नहीं हैं, कौन पूछता है। तो वही लोग बताएंगे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे कांग्रेस अछूत है, आज वो उनके लिए छूत कैसे होगी मुझे पता नहीं पता। जो अभय सिंह कहते थे हम तो कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए हैं, आज वो कहते हैं हमें कांग्रेस से परहेज नहीं है, तो ये तो वो ही बता सकते, इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। लोग नुक्ताचीनी करते थे कि ये 10 दिन चलेगी, कोई कहता था महीने चलेगी, कोई कहता था 1.5 महीने चलेगी। 3.5 साल से धड़ल्ले से चल रही है, और इसी तरीके से 5 साल से धड़ल्ले से। चरखी दादरी में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में 6 कर्मचारी संगठन शामिल हुए और रोज गार्डन से लाजपत राय चौक तक मार्च किया। कर्मचारियों ने उनकी मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दादरी के सभी कर्मचारी संगठनों ने आज रोज गार्डन में एकत्रित होकर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर रोष प्रदर्शन किया।
रोष प्रदर्शन के लिए वे रोज गार्डन से लेकर लाला लाजपत राय चौक तक गए और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो संघर्ष करते रहेंगे। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में नारनौल से चंडीगढ़ तक वो साइकिल यात्रा भी निकालेंगे और वहाँ विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो वो दिल्ली में एकत्रित होकर वहाँ बड़े आंदोलन का आगाज भी करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि जब पुरानी पेंशन बहाली नहीं कर रही सरकार, जबकि अन्य राज्यों में भी सरकारें पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, लेकिन हमारी क्यों नहीं की जा रही। सरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। करनाल में जी लैब पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई छठे दिन खत्म हो गई। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने कंपनी से जुड़े कई दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक से जी लैब कंपनी और मालिक राजीव मुकुल के दूसरे संस्थानों में करोड़ों रुपए की अनियमितताएं मिली है। हालांकि इस मामले में आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दर्ज किया गया है। करनाल की फार्मा कंपनी जी लैब और उसके मालिक राजीव मुकुल के विभिन्न संस्थानों पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी छठे दिन समाप्त हो गई। बीते मंगलवार की अल सुबह आयकर विभाग की दर्जनों टीमें कंपनी से जुड़े हुए संस्थानों में दाखिल हुई थी और बीते करीब 120 घंटे से ये जांच जो है वो की जा रही थी। इस दौरान आयकर विभाग की टीमें कंपनी के हेड ऑफिस से लेकर राजीव मुकुल के आवास तक पहुंची और दस्तावेजों की छानबीन की। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में कंपनी से दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। हालांकि इस छानबीन के दौरान क्या कुछ सामने आया उसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। ऐसे में आगामी एक्शन क्या होगा उसकी जानकारी भी अभी आयकर विभाग जल्द साझा कर सकता है। वहीं इस दौरान जिस तरह से आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई चली है तो हड़कंप की स्थिति करनाल के अंदर रही है, क्योंकि करनाल के अंदर जो जी फार्मा है उसकी 3 यूनिट थी। वहीं मालिक राजीव मुकुल का आवास भी करनाल के सेक्टर 13 में था। वैसे में आए दिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है, लगातार 6 दिन ये कार्रवाई चली है, इस दौरान हड़कंप की स्थिति रही है। और अब क्या कुछ उसमें सामने आएगा, क्योंकि एक बड़ी रेड थी। हरियाणा के अलावा हिमाचल और उत्तराखंड में भी जो है ये छापेमारी हुई थी, क्योंकि जी फार्मा से और राजीव मुकुल से संस्थान जितने भी जुड़े हुए थे उनमें जो है आयकर विभाग की टीम और उनके अधिकारी पहुंचे थे। बड़ी संख्या बताई जा रही है कि दर्जनों टीमें ये जो है इस छापेमारी में शामिल थी और क्या कुछ बड़ा खुलासा होगा वो आयकर विभाग की तरफ से जल्द जारी हो सकता है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। यमुनानगर में गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत 15 ठिकानों पर पुलिस ने रेड की है। इस रेड के दौरान गैंगस्टर ने 39 लाख कैश और भारी संख्या में हथियार भी बरामद उससे किए गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस हरियाणा पीके अग्रवाल व आईजी रेंज अंबाला सुभाष कविराज के निर्देश पर यमुनानगर में ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। जानकारी देते हुए एसएसपी मोहित थांडा ने बताया कि इस ऑपरेशन में 300 से ज़्यादा मुलाजिम व अधिकारी लगाए गए हैं और यमुनानगर में 15 पॉइंट है जहां पर रेड की जा रही है और 2 पॉइंट जिला अंबाला के हैं। इस रेड की बात करें तो जितने भी गैंगस्टर या गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, उनको फाइनेंस करते हैं या उनका जो भी संबंध है, उनके यहाँ रेड की गई। तो यहाँ जो ऑपरेशन प्रहार में काफ़ी सफलता भी मिली है। इसमें अब तक लगभग 12 घंटे की कार्रवाई में 39 लाख रुपया नगद मिल चुका है। 2 जो है हथियार बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा अभी और भी जो सिम है, मोबाइल है, जिनके नाम पर प्रॉपर्टी है, उनका भी मिलना जारी है। और जब रेड कंप्लीट होगी और किसकी गिरफ्तारी बनती है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, वो सारी डिटेल पुलिस के हाथ एक अहम जो जानकारियाँ उपलब्ध होने वाली है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में काला जठेडी गैंग के गुर्गे दीपा का गुलिया को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गुरुग्राम की लेक फॉरेस्ट कंपनी और चंडीगढ़ की संचेती शराब कंपनी के डायरेक्टर भी गिरफ्तार हुए हैं। महेंद्रगढ़ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि पूरे देश के अंदर अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। आज एसपी विक्रांत भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें जो गैंगस्टर काला जठेरी है उसका नजदीकी भी एक व्यक्ति शामिल है।
इसके साथ उन्होंने बताया कि 2022 दिसंबर में जब पुलिस ने गश्त के दौरान टोल प्लाजा के ऊपर 152 नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर को पकड़ा और उसके अंदर जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया और उसके अंदर उन्हें 101,065 शराब की पेटियां मिली और जो विभिन्न लेवल की थी, जिसमें जांच में पता चला कि ये अवैध रूप से कारोबार चल रहा है। और उसके बाद में मानेसर में भी छापेमारी की गई और वहां पर भी जो अवैध शराब है वो बरामद हुई और पुलिस को जांच में ये भी सामने आया कि ये लोग विभिन्न लेवल की जो बोतलें हैं उसके ऊपर लेबल लगाकर ये शराब को बेचते हैं और जिसके अंदर विभिन्न जो ब्रांड हैं उसकी लेबल लगाकर ये लोगों के अंदर इस शराब को बेचा जा रहा है। और जब ये जांच है ये यूपी और उत्तराखंड और हरियाणा में चल रही है और अब इस जांच को गुजरात की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर और भी कई चेहरे शामिल हो सकते हैं। पुलिस का यही कहना है कि जल्दी ही पूरे जो गैंग है उसका पर्दाफाश करेंगे। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। बहादुरगढ़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। बुजुर्ग की हत्या करने के बाद शव शहर के पुराने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने खाली पड़ी जमीन में फेंक दिया गया। बहादुरगढ़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पुलिस की बिल्कुल नाक के नीचे हुआ है। आपको बता दें कि सुबह जैसे उठे तो एक बहादुरगढ़ का पुराना कोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बहादुरगढ़ CIA 1 का ऑफिस है। उसी के सामने खाली पड़ी एक ज़मीन में एक बुजुर्ग व्यक्ति का खून में लथपथ एक शव मिला। सूचना पाकर FSL टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव का पंचनामा करके और शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया है, लेकिन उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। शिनाख्त के लिए शव को 72 घंटे तक रखवाना होता है। 72 घंटे के लिए शव को रखवा दिया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पे बहादुरगढ़ का CIA 1 का ऑफिस है उसी के ठीक सामने ये बुजुर्ग का लहूलुहान अवस्था में जो तेज़ धारदार हथियारों से उस पर वार किए गए हों, तेज़ धारदार हथियारों से हत्या की गई, वो शव मिला है। पुलिस के लिए चुनौती। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीश। अंबाला में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा अंबाला की तरफ से परशुराम जनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शिरकत किया। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में पहुंचने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का आभार जताया, वहीं जोरदार स्वागत भी किया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया। इस दौरान मंच से संबोधन में विनोद शर्मा ने कहा कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और हमें भगवान परशुराम जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। हम सभी अपना अपना धर्म निभाते हैं। भगवान परशुराम जी हमारे भगवान हैं और हर किसी इंसान को अपने खानदान, अपने परिवार के ऊपर गर्व होता है। मैं जिस परिवार में जन्मा हूं उसकी जड़ें कहां हैं। मुझे गर्व है कि मैंने उस परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और मुझे इस बात का भी एहसास है कि किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। हमारे से क्या अपेक्षित है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा रास्ता अनुसरण करना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, ये भगवान परशुराम जी ने हमें सिखाया है। सोना में युवक की पीट कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें कि युवक साथ लाठी डंडों से बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में युवक ज्ञानेंद्र मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन बदमाश उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। हमलावरों ने युवक पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से भी वार किया। और इधर फतेहाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां आपको बता दें कि डिब्बी गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद से कार चालक फरार है।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार तेज रफ्तार कार यहां सामने आती है और साइकिल सवार युवक को सीधे टक्कर मार देती है, जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि साइकिल सवार युवक को काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं और ये तस्वीरों के हिसाब से अब पुलिस के द्वारा तहकीकात तेज कर दी गई है। साथ ही साथ कार चालक बिना इंसानियत दिखाए बिना रुके वहां से तुरंत फरार हो जाता है। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को भी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है और ये तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि ये कार की स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी। और इन्हीं खबरों के साथ 22 जिले 22 खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।